नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं सी टेट का CDP का वीडियो दूसरा लेकर आया हूं। तो चलिए आप अपना तैयारी करने के लिए तैयार हो जाइए। तो प्रश्न नंबर 1 है, विकास एक क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है। इसका संबंध निम्न में से किस विचारक से है? ऑप्शन 1 है लॉस्की, ऑप्शन 2 है मॉस्लो, ऑप्शन 3 है स्किनर, ऑप्शन 4 है अरस्तु। तो चलिए उत्तर बताइए। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 स्किनर। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में। दूसरा, शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए यह औचित्य स्थापित करने में। तीसरा, शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। चौथा, शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में। चलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। प्रश्न नंबर 3 है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? पहला है अंतः संबंध का सिद्धांत, दूसरा है निरंतरता का सिद्धांत, तीसरा है एकीकरण का सिद्धांत, चौथा है अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो चलिए ऑप्शन दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, निरंतरता का सिद्धांत। अब है प्रश्न नंबर 4, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन 1 अनुक्रमिकता, ऑप्शन 2 सामान्य से विशिष्ट की ओर, ऑप्शन 3 प्रतिवर्ती, ऑप्शन 4 निरंतरता। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 प्रतिवर्ती। 5 नंबर प्रश्न है, बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि लगभग बालकों के गत्यात्मक और भाषाई विकास में एक निश्चित प्रतिमान और क्रम दिखाई पड़ता है? ऑप्शन 1 निरंतरता का सिद्धांत, ऑप्शन 2 विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत, ऑप्शन 3 एकीकरण का सिद्धांत, ऑप्शन 4 विकास की दिशा का सिद्धांत। चलिए बताइए। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि शारीरिक विकास की दृष्टि से पिछड़े बालक संवेगात्मक, सामाजिक एवं बौद्धिक विकास में भी उतने ही पीछे रह जाते हैं? तो ऑप्शन 1 है परस्पर संबंध का सिद्धांत, ऑप्शन 2 विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत, ऑप्शन 3 एकीकरण का सिद्धांत, ऑप्शन 4 विकास की दिशा का सिद्धांत। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 परस्पर संबंध का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि जिन बच्चों में औसत से अधिक वृद्धि होती है वे शारीरिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास में भी काफ़ी आगे बढ़े हुए पाए जाते हैं? ऑप्शन 1 है परस्पर संबंध का सिद्धांत, ऑप्शन 2 विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत, ऑप्शन 3 एकीकरण का सिद्धांत, ऑप्शन 4 विकास की दिशा का सिद्धांत। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 परस्पर संबंध का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालक सबसे पहले अपने सिर और भुजाओं की गति पर नियंत्रण करना सीखता है और उसके बाद फिर अपने पैरों पर? तो यह हो जाएगा ऑप्शन 1 विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत, 2 हो जाएगा परस्पर संबंध का सिद्धांत, 3 हो जाएगा विकास की दिशा का सिद्धांत और 4 हो जाएगा एकीकरण का सिद्धांत। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 परस्पर संबंध का सिद्धांत। 9 नंबर प्रश्न है,
बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर अंगुलियों को और फिर हाथ और अंगुलियों को एक साथ चलाना सीखता है? ऑप्शन 1 परस्पर संबंध का सिद्धांत, 2 सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, 3 एकीकरण का सिद्धांत, 4 निरंतरता का सिद्धांत। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 एकीकरण का सिद्धांत। प्रश्न 10 है, बाल विकास के विभिन्न सिद्धांतों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? ये विकास की प्रक्रिया क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ती है। विकास धीरे धीरे और निश्चित समय पर होता है। एक ही जाति विशेष के सभी सदस्यों में विकास की कुछ समान विशेषताएं दिखाई पड़ती है। तो इसमें ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, ये सभी सही है। ठीक है। अगला प्रश्न है, बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालकों का विकास उनकी व्यक्तित्वता के अनुरूप होती है? तो चलते हैं ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन 1 है व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत, 2 है निरंतरता का सिद्धांत, 3 है विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत और 4 है परस्पर संबंध का सिद्धांत। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, बाल विकास के विभिन्न आयामों की जानकारी शिक्षकों के लिए क्यों आवश्यक है? ऑप्शन ए बालक की समस्याओं का निदान करने के लिए, ऑप्शन बी बालक के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि अपनाने के लिए, ऑप्शन सी बालक के लिए उपयुक्त शैक्षिक वातावरण के निर्माण के लिए। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये तीनों सही हो जाएगा, ये सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बालक के विकास को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक है? ए बुद्धि, बी शारीरिक कारण, सी आनुवंशिक गुण। इसमें ऑप्शन 1 केवल ए, ऑप्शन 2 ए और बी, ऑप्शन 3 केवल सी, ऑप्शन 4 ये सभी। तो चलिए आंसर बताइए। 13 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 ये सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बालक के विकास को प्रभावित करने वाला बाह्य कारक है? ए आर्थिक स्थिति, बी सामाजिक स्थिति, सी जीवन की घटनाएं। इसमें ऑप्शन ए और बी, ऑप्शन 2 बी और सी, ऑप्शन 3 ए और सी, ऑप्शन 4 में है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षक बाल मनोविज्ञान के ज्ञान द्वारा बालकों की ए बुद्धि तथा रुचियों की जानकारी लेकर शिक्षा देता है, बी प्रकृति को जानकर शिक्षा देता है, सी आर्थिक स्थिति तथा पारिवारिक स्थिति की जानकारी लेकर शिक्षा देता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा केवल ए ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन बी और सी, तीसरा ए और सी, चौथा उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है, पहला मानव व्यवहार का, दूसरा मानव सिद्धांतों का, तीसरा शैक्षिक सिद्धांतों का, चौथा मानव की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का। चलिए बताइए आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 जो है इसका उत्तर हो जाएगा मानव व्यवहार का। ठीक है। अगला प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान के अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन 1 बालक के जन्म से लेकर बाल्यावस्था तक, 2 बालक के जन्म से लेकर पूर्व गर्भावस्था तक से किशोरावस्था तक का, 3 में बालक के जन्म से लेकर प्रौढ़ावस्था तक का, 4 बालक के जन्म से लेकर युवावस्था तक का। चलिए आंसर बताइए।
इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1, बालक के जन्म से लेकर बाल्यावस्था तक का। अगला प्रश्न है, बाल मनोवैज्ञानिक का अध्ययन निम्नलिखित में से किसके लिए सर्वाधिक आवश्यक है? ये है माध्यमिक शिक्षक के लिए, 2 विश्वविद्यालय के शिक्षक के लिए, 3 प्राथमिक शिक्षक के लिए, 4 उपयुक्त में से सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 3, प्राथमिक विद्यालय के लिए, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। अगला प्रश्न है, बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए यह आवश्यक है कि उसके खाली स्थान की जानकारी शिक्षकों को हो। पहला मित्र, दूसरा व्यवहार, तीसरा ज्ञान, चौथा कक्षा के साथियों। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन 2 हो जाएगा, व्यवहार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे बाल मनोवैज्ञानिक की उपयोगिता के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता है? ऑप्शन 1, बालक के भविष्य के बारे में पूर्व कथन में सहायक, दूसरा बाल निर्देशन में सहायक, तीसरा शिक्षक की आर्थिक प्रगति में सहायक, चौथा बालकों के व्यक्तित्व विकास को समझने में उपयोगी। तो देखिए, इसमें कहा है प्रश्न में कि निम्नलिखित में से इसे बाल मनोवैज्ञानिक उपयोगिता के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। इसमें निगेटिव है। तो यहाँ कहा है कि शिक्षक की आर्थिक, अब बच्चों को पढ़ाना है तो शिक्षक की आर्थिक प्रगति से हमें कोई मतलब नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन 3 जो है इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांतों पर, दूसरा है शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर, तीसरा है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, चौथा शिक्षण के समाज शास्त्रीय सिद्धांतों पर। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। प्रश्न नंबर 22 है, निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? यह भी निगेटिव है। सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता, दूसरा संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, तीसरा शरीर से अवशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, 4 सानिध्य संगति की आवश्यकता। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है। अगला प्रश्न है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? अंतः संबंध सिद्धांत से, निरंतरता की सिद्धांत से, एकीकरण की सिद्धांत, अंतः क्रिया का सिद्धांत। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, निरंतरता का सिद्धांत। प्रश्न नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं है, सभी की विकास दर समान नहीं होती है, विकास हमेशा रेखीय होता है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। तो हमारा ऑप्शन 2 हो जाएगा, विकास की दर जो है समान नहीं होती है। अब है अगला प्रश्न, आंशिक पुनर्वलन। ऑप्शन 1, वास्तविक कक्ष में अनुप्रयुक्त नहीं किया जा सकता। ऑप्शन 2, पशुओं को प्रशिक्षित करने में सर्वाधिक कार्य करता है। 3, सतत पुनर्वलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। 4, सतत पुनर्वलन की अपेक्षा कम प्रभावी होता है। तो इसमें ऑप्शन 3 हो जाएगा, सतत पुनर्वलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है। दूसरा, विकास और सीखना समाज सांस्कृतिक संदर्भों से अप्रभावित रहते हैं। तीसरा, शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं। चौथा, खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बालक मुक्त रूप से चिल्लाता है, 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार जाता है तो अपना तनाव चिल्ला कर व्यक्त नहीं करता है, अपितु उसके कंधे व गर्दन की पेशियाँ तन जाती है।
उसके इस व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है। एक है ऑप्शन विकास क्रमिक प्रकार से होता है। ऑप्शन 2 विकास निरंतरीय होता है रहता है। 3 है अलग अलग लोगों में विकास भी भिन्न रूप से होता है। 4 है विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण है। तब प्रश्न जो है 4 उत्तर ऑप्शन 4 हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है। विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण है। सभी विकास परिपक्व तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं। तीसरा है सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते रहते हैं। चौथा सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं। तो ऑप्शन जो है 3 हो जाएगा, सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, यह हमारे इस वीडियो का लास्ट प्रश्न था। तो फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।